27 अक्टूबर 1954 को मैं एक मीटिंग के सिलसिले में लाहौर से कराची गया हुआ था। मीटिंग शुरू होते ही टेलीफोन आया कि कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर अजीज अहमद मुझे अपने दफ्तर में बुला रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल मिस्टर गुलाम मोहम्मद तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम अभी गवर्नर जनरल हाउस चले जाओ। गुलाम मोहम्मद साहब के साथ मेरी बिल्कुल कोई वाकिफियत ना थी। वजीर खजाना के तौर पर उन्हें फकत चंद बार देखा था। मैंने मिस्टर अजीज अहमद से इस बुलावे का मकसद दरियाफ्त किया तो उन्होंने अपनी कतई लाइल्मी का इजहार किया। गुलाम मोहम्मद साहब के एक भाई ने लाहौर में किसी फैक्ट्री की अलाटमेंट के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। मुझे गुमान गुजरा कि शायद गवर्नर जनरल इस सिलसिले में कोई सिफारिश करने वाले हो। मैंने अपने इस खदशे का मिस्टर अजीज अहमद से जिक्र किया तो उन्होंने इससे भी अपनी मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मिस्टर गुलाम मोहम्मद स्ट्रिक्ट तबीयत के आदमी हैं, इसलिए मैं उनके साथ बातचीत में एहतियात से काम लूँ। मिस्टर अजीज अहमद का मशवरा फल्ले बांध कर मैं गवर्नर जनरल हाउस पहुंचा। एक एडीसी मुझे अपने साथ ऊपर वाली मंजिल में ले गया। वहां पर बरामदे में कालीन बिछा हुआ था और उस पर सोफे लगे हुए थे। दरमियान में एक गोल मेज पर बड़े खूबसूरत फूल सजे हुए थे। मिस्टर गुलाम मोहम्मद एक गधे वाली आराम कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने नीले रंग का दारेदार सूट पहना हुआ था। रुमाल और जुराबे टाई की हम रंग थी। कोट के कॉलर में गुलाब का फूल टंगा था। सर पर काली जना केप थी। हाथ में सिगरेट था। उनके करीब वाली कुर्सी पर गवर्नर जनरल की पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी मिस रूथ बोरल बैठी थी। ये बड़ी तरहदार, नाजुक अंदाम, खूबसूरत, नीम अमेरिकन नीम स्विस लड़की थी जिसे वो वाशिंगटन से मुंतखब करके अपने साथ पाकिस्तान लाए हुए थे। मिस बोरल पर निगाह पड़ते ही मैंने दिल ही दिल में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के हुस्न इंतखाब की दाद दी। एडीसी ने मेरी आमद का ऐलान किया तो दोनों ने नजरें गाड़ कर मुझे सर से पांव तक घूरा। इसके बाद मिस्टर गुलाम मोहम्मद ने हाथ के इशारे से मुझे एक कुर्सी पर बैठने को कहा। चंद लम्हे अजीब सी खामोशी तारी रही। फिर गवर्नर जनरल ने बच्चों की तरह गूगा करके कुछ बोलना शुरू किया। वो काफी देर तक इसी तरह बोलते रहे लेकिन मेरी समझ में कुछ ना आया कि वो क्या कह रहे हैं और किस जुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। जब वो खामोश हुए तो मिस बोरल बोली, हिज एक्सीलेंसी फरमाते हैं कि उन्होंने आपको सेक्रेटरी टू गवर्नर जनरल की पोस्ट के लिए मुंतखब किया है। इस नाजुक ज़माने में ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है। HE उम्मीद रखते हैं कि आप उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। HE का हुक्म है कि आप अभी नीचे जाएं और अपनी पोस्ट का चार्ज संभाल लें। ये सुनकर मेरे फाओ तले से जमीन निकल गई। साफ इनकार करना तो मुश्किल था, इसलिए मैंने एक गदरलंग पेश करने की कोशिश की। मैं इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के तौर पर काम कर रहा हूँ। जब तक सूबाई हुकूमत मुझे वहाँ से फारिग ना करे, किसी और पोस्ट का चार्ज लेना बड़ी बेज़ाब्तगी होगी। ये सुनकर मिस्टर गुलाम मोहम्मद गुस्से में आ गए। उनका चेहरा सुर्ख हो गया और उन्होंने कड़क कर कुछ देर फिर गूगा की, जिसका मफहूम मिस बोरल ने मुझे यूं समझाया। हिज एक्सीलेंसी फरमाते हैं पंजाब गवर्नमेंट जहन्नम में जाए। जिस बेज़ाब्तगी का आपने जिक्र किया है वो भी आपके समेत जहन्नम में जाए। पंजाब की चीफ मिनिस्टर मलिक फिरोज खान इत्तिफाक से नीचे बैठे हैं। उन्हें अभी यहाँ बुलाया जा रहा है कि वो आपको पंजाब से फारिग कर दें। इसके बाद आप फौरन नीचे जाकर अपनी पोस्ट का चार्ज संभाल लें। ये तीर निशाने पर ना बैठा तो मैंने एक और हरबा इस्तेमाल किया। जनाब, मेरी वालिदा और सामान लाहौर में है। चार्ज लेने से पहले मैं वहां जाकर उन्हें कराची ला सकता हूँ। अब मिस्टर गुलाम मोहम्मद का फारा बेहद ऊपर चढ़ गया और वो कुर्सी में बल का कर जोर जोर से चीखने लगे। उनकी मुंह के एक कोने से लुआब दहन की पिचकारी सी चली और कोट की आस्तीन पर गिर गई। मिस बोरल ने नेपकिन से उनका कोट साफ किया और मुझे मुखातिब करके कहा, हिज एक्सीलेंसी ने अपनी शदीद खफगी का इजहार किया है कि आप हुज्जत बहुत करते हैं। HE का हुक्म है कि आप इस नापसंदीदा आदत को फौरन तर्क करें वरना आपको पछताना पड़ेगा। ये सीन अभी खत्म ना हुआ था कि एक ADC पंजाब की चीफ मिनिस्टर मलिक फिरोज खान नून को लेकर बरामदे में नमूदार हुआ। मलिक साहब को देखते ही गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने हाथ से मेरी तरफ इशारा किया और गाऊ गाऊ करके कुछ बोल दे रहे। मिस बोरल तर्जुमानी के फराइज सरंजाम देती रही। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा,
یہ پوسٹنگ بڑے اعزاز کی بات ہے، مبارک ہو، فوراً چارج سنبھالو، باقی ضابطے کی کارروائیاں بعد میں ہوتی رہے گی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو چیف منسٹر نے آنکھ مار کر مجھے چپ کرا دیا۔ اس طرح سربراہ مملکت سے میرا پہلا انٹرویو ختم ہوا اور میں اگلے 9 برس کے لیے اس بیت الجن میں مقید ہو گیا۔ نیچے آ کر میں مسٹر اے جی رضا کے کمرے میں گیا، جو اس وقت گورنر جنرل کی سیکرٹری تھے۔ اس وقت تک غالباً انہیں کوئی علم نہ تھا کہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ میری تقرری ہو گئی ہے۔ یہ خبر انہوں نے شاید پہلی بار مجھ سے سنی۔ اس طرح بے خبری میں ناگہانی طور پر سیکرٹری بدلنے کا انداز مجھے بڑا بدنما اور نازیبا نظر آیا۔ کسی سربراہ مملکت کے شایع نشان نہیں کہ وہ اپنے ماتحت عملے کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھیں۔ اس قسم کا طریقہ کار وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جس کا ذہن پیچیدہ اور سازشی ہو۔ جہاں تک میری تقرری کا تعلق ہے، میں نے تو اسے بلائے ناگہانی ہی سمجھا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ گورنر جنرل غلام محمد نے مجھے اس پوسٹ کے لیے کیوں چنا اور کس کے کہنے پر چنا۔ نومبر 1954 کے اوائل میں نے اس پوسٹ کا چارج سنبھال لیا۔